दोस्तों स्वागत है आपका एक बार फिर। फ्रेंड, हमारा ये लास्ट पार्ट आज चलेगा, यानी कि अगर बात करें चैप्टर नंबर 2 का हमारा लास्ट पार्ट है। अभी तक हमने काफ़ी कुछ कवर किया, काफ़ी ज़्यादा जो अगर हम बात करें डायमेंशंस में चीज़ों को कवर किया। उसके बाद हमने ये भी देखा कि किस किस तरह से चीज़ें बढ़ी। हमने ये देखा कि आर्थिक समृद्धि में क्या होता है, इसके डायमेंशंस क्या क्या हैं। फिर हम आर्थिक विकास की तरफ थोड़ा सा चीज़ों को लेके गए। हमने ये देखा कि मात्रात्मक और गुणात्मक उपाय में देखें तो आर्थिक विकास जो कहलाता है, जिसके अंदर अगर हम बात करें कुल मिला के गुणवत्ता के ऊपर जो ज़्यादा ध्यान जो दिया गया। फिर हमने इसके बाद डिफ्रेंशिएट भी किया कि चीज़ें कि आर्थिक समृद्धि और आर्थिक विकास में क्या क्या फ़र्क होता है। वो सारी चीज़ें हमने एक साथ जो है अगर बात करें तो हमने चीज़ों को देखा। ठीक है, इसके बाद थोड़ा और आगे डायमेंशंस को बढ़ाएं, अगर हम चीज़ों को थोड़ा सा देखें तो हमें और थोड़ा सा आगे चीज़ों को जो है समझना पड़ेगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं देखो, इसमें हमें आर्थिक समृद्धि आर्थिक विकास के मापक को करने से पहले थोड़ा डिफरेंशिएट में कुछ और पॉइंट्स को समझने की कोशिश करते हैं कि आर्थिक विकास का जो संबंध होता है दोस्तों, वो बेसिकली विकासशील देशों के साथ है। ये मैं इसलिए करा रहा हूँ, अगर आप नोटिस करो तो यहाँ पर आपको चीज़ें नहीं समझ, देखो डिफरेंशिएट तो है लेकिन लिमिटेड पॉइंट्स हैं। लेकिन अगर आपको और ज़्यादा गहराई में समझना हो, तो यहाँ पे इस चीज़ को समझो कि आर्थिक विकास का जो संबंध होता है दोस्तों, वो विकासशील देशों के साथ जो है माना जाता है। यानी कि हमें ये पता चल गया कि कहीं क्वेश्चन में आ जाए कि आर्थिक विकास का संबंध कौन कौन सी कंट्री के साथ किया जा सकता है, क्योंकि हमारा देश विकासशील देश है। तो यूपीएससी यहाँ पे जो है अगर बात करें या फिर स्टेट पीसेस जो है हमारे यहाँ पे ट्रिक कर सकते हैं। तो उस कंडीशन के अंदर में ये समझ आ गया कि आर्थिक विकास का जो संबंध होता है दोस्तों, वो कहीं ना कहीं विकासशील देशों से जो है माना जाता है। वहीं अगर हम बात करें जबकि आर्थिक समृद्धि का जो संबंध होता है, वो कहीं ना कहीं संबंध विकसित देशों के साथ जो है माना जाता है। बात क्लियर हुई? दोबारा रिपीट कराता हूँ। आर्थिक विकास का जो बेसिकली सबसे ज्यादा जो संबंध माना जाता है, वो कहीं ना कहीं हमें बात करें तो कहीं ना कहीं विकासशील देशों के साथ माना जाता है। वहीं पे आर्थिक समृद्धि का संबंध अगर हम बात करें तो वहीं कहीं ना कहीं हमें जो है विकसित देशों के साथ जो है माना जाता है। एक चीज और, आर्थिक समृद्धि में एक व्यक्ति विशेष के विकास या किसी एक इकाई के विकास की बात की जाती है, जबकि आर्थिक विकास में संपूर्ण देश समाज के विकास की बात करी जाती है। एक ये चीज भी समझनी है कि आर्थिक समृद्धि में या तो एक व्यक्ति विशेष, आर्थिक समृद्धि में या तो एक व्यक्ति विशेष के विकास या फिर किसी एक इकाई के विकास के लेके जो है यहाँ पे बात करी जाती है, जबकि आर्थिक विकास में चीजों को संपूर्ण तौर पे जो है लिया जाता है। यानी कि हमें यह पता चल गया कि आर्थिक विकास में कहीं ना कहीं संपूर्ण देश या समाज के विकास की जो है यहाँ पे बात करी जाती है। यानी कि आर्थिक विकास की अवधारणा के अंदर एक पूरे के पूरे समूह को जो है लिया जाता है, यानी कि पूरा देश हो सकता है या फिर एक समाज का पूरा विकास की जो यहाँ पे बात करी जाती है। यानी कि अभी तक 2 पॉइंट्स में हमने ये समझा कि आर्थिक विकास का संबंध विकासशील देशों से माना जाता है, जबकि आर्थिक समृद्धि का संबंध जो है विकसित देशों के साथ माना जाता है। दूसरे पॉइंट में हमने ये देखा कि आर्थिक समृद्धि में एक व्यक्ति विशेष या फिर किसी एक इकाई के विकास के ऊपर जो बात करी जाती है, जबकि आर्थिक विकास में संपूर्ण देश समाज के मतलब विकास की जो बात यहाँ पे करी जाती है। फिर इसके बाद जो हमें समझ आता है, यदि कोई देश आर्थिक रूप से विकसित है, ध्यान से समझना, बहुत गहराई में इसकी बात को समझाऊंगा। यदि कोई देश आर्थिक रूप से विकसित है तो यह कहा जा सकता है कि आर्थिक रूप से समृद्ध भी है। यानी कि अगर कोई देश आर्थिक रूप से विकसित है तो यह कहा जा सकता है कि वह आर्थिक रूप से समृद्ध भी है, परंतु यह नहीं कहा जा सकता है कि यदि कोई देश आर्थिक रूप से समृद्ध हो तो वह आर्थिक रूप से विकसित भी होगा। बहुत गहराई वाली बात है, इस चीज को समझना बहुत ध्यान से। यहां पर यह डेफिनेशन है कि यदि कोई देश आर्थिक रूप से विकसित है तो यह कहा जा सकता है कि वह आर्थिक रूप से समृद्ध भी है। अगर विकसित है तो ठीक है, वह समृद्ध भी होगा। जैसे फॉर एग्जांपल यूएसए, लाइक वी हैव एग्जांपल ऑफ लाइक ब्रिटेन, यूएसए, ठीक है, फ्रांस, जर्मन, these countries are definitely well developed, right? अपार्ट ऑफ दैट इन्होंने ये बोला कि परंतु यह नहीं कहा जा सकता कि यदि कोई देश आर्थिक रूप से समृद्ध हो तो वह आर्थिक रूप से विकसित भी होगा। बहुत ही ये मेंस की आपको लाइन है, चाहो तो इस पे क्वेश्चन भी लिख सकते हो, अगर चाहें तो एक क्वेश्चन भी बनाया जा सकता है इनडायरेक्टली वे में।
तो इसने ये बोला कि जो आर्थिक रूप से विकसित है उसको कहा जा सकता है कि आर्थिक रूप से समृद्ध भी है, लेकिन जो ये नहीं कहा जा सकता कि यदि कोई देश आर्थिक रूप से समृद्ध हो लेकिन वो आर्थिक रूप से विकसित हो। यानी कि यहां पर जो समृद्धि की बात करी जा रही है और यहां पर यानी कि हो सकता है कि समृद्धि हो किसी देश में, लेकिन जरूरी नहीं कि आर्थिक विकास भी हो। यानी कि जरूरी नहीं कि आर्थिक विकास भी हो। ये कैसे है? आई विल टेल यू एन एग्जांपल। वो ये कहता है कि हो सकता है उस देश के पास पैसा बहुत ज्यादा हो। क्वेश्चन ये कह रहा है कि हो सकता है उसके पास पैसा बहुत ज्यादा हो लेकिन वह मानव विकास की वॉट लगी पड़ी हो। यानी कि वहां पर मानव विकास की वॉट लगी पड़ी हो, यानी कि गुणात्मक परिवर्तन वहां पे कम हो। एग्जाम्पल है मेरे पास, एक प्रूफ है, प्रूफ के साथ बात करते हैं। उदाहरण आपको देख लिया होगा गल्फ। ये बेसिकली गल्फ का एरिया है छोटा सा। यूएन की डेफिनेशन में देयर इज नो गल्फ, हमेशा वेस्ट एशिया को कन्वर्ट करता है, लेकिन हम बोलचाल की भाषा में इसको गल्फ कहते हैं। आपने देखा होगा दोस्तों कि सऊदी अरब, कुवैत, बहरीन, कतर, यूएई, ओमान, ये कंट्रियां बहुत ज्यादा, अगर हम बात करें, दे आर वेल रिच कंट्रीज। भाई इनका तभी यहाँ पे रियाल चलता है, दिराम चलता है, आई थिंक रियाल सऊदी में चलता है, दिराम यूएई में चलता है, कुवैत में आई थिंक रियाल ही चलता है, बहरीन में कुछ इसी तरह से चलता होगा, ठीक है। और सबसे ज़्यादा जो महंगा पैसा है वो कहीं ना कहीं दोस्तों ओमान का है। यानी कि ओमान का ज़्यादा, आई एम नॉट श्योर, मतलब मैं श्योर नहीं हूँ इस चीज़ को लेके, पर फिर भी बताने की कोशिश करूँगा कि आई थिंक एक मतलब वहाँ का 1 रुपया ओमान का इंडिया में कुछ 185 के बराबर है, डॉलर से भी महंगा। हाँ, जहाँ तक मुझे ध्यान है कि वहाँ का यानी ओमान का 1 रुपया इंडिया में 185 रुपये 80 रुपये के आसपास है, मतलब डिपेंड करता है, ये मैं अभी तक डेटा नहीं देख पाया मैं, जहाँ तक मुझे याद है। तो कहने का मतलब ये है कि ये देश समृद्ध है लेकिन आर्थिक विकास की वॉट लगी पड़ी है। कैसे लगी पड़ी है? कि जहां पर आर्थिक समृद्धि तो बहुत अधिक या आ चुकी है क्योंकि इनके पास तेल है, तेल के कुएं हैं, लेकिन अगर हम बात करें उत्पादन के कारण इन देशों के प्रति व्यक्ति आय तो बहुत अधिक है, लेकिन आर्थिक समृद्धि नहीं हो पाई है क्योंकि आधारभूत संरचनाएं अभी भी बहुत कम विकसित हुई है। शिक्षा को लेके, स्वास्थ्य को लेके, एजुकेशन को लेके, यहां पर मानसिकता को लेके अगर हम बात करें तो यहां पर अभी भी नैरो माइंडेड पीपल ज्यादा हैं। सारे नहीं बात कर रहा हूं, मैक्सिमम पीपल्स की बात कर रहा हूं। तो उस कंडीशन में यहां पर यह है कि आर्थिक समृद्धि अभी भी यहां पे जो है बेसिकली नहीं हो पाई है। क्यों? क्योंकि अभी भी यहां पे वुमेन्स को एक वस्तु ही समझा जाता है। अगर हम देखें, प्रैक्टिकल बात करें, देखो आई एम रियली सॉरी अगर आपको हर्ट होगा, लेकिन यहां पे इस चीज को समझना कि वुमेन्स को अभी भी यहां पे एक वस्तु ही समझा जाता है क्योंकि मैंस के पास ज्यादा अधिकार है। 1 शादी, 2 शादी, 3-3, 4-4 शादियां, शेख्स, अहमदुल्ला हबीबी, या अल्लाह हबीबी, कुछ ऐसे। तो उस मिला के इनके पास पैसा है, इनके पास पैसा है, नो डाउट, समृद्धि है, विकास नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जो गुणवत्ता वाली बात आती है वो यहां पे कमी है। तो इसलिए लोग कहते हैं ना कि डेवलप कंट्री मींस यूएसए। यूएसए में पैसा भी है, वहां के लोग सशक्त भी हैं, वहां की वुमेन्स का इतना एम्पावरमेंट है, देखते नहीं हो आप, सबको पता है कि वुमेन्स कितनी वहां एम्पावर हैं। तो इसी वजह से यहाँ की वुमेन्स में अभी कहीं ना कहीं कमी है। एजुकेशन क्वालिटी में भी कहीं ना कहीं कमी है। यहाँ के मतलब 10वीं 12वीं करके इनको सरकारी नौकरी मिल जाती है, क्यों? पॉपुलेशन कम है, डेंसिटी कम है, तो इसी कारण अभी सरकारी नौकरी मिल जाती है। तो जिसके कारण ये एक रीजन हमें जो है देखने को मिलता है। फिर इसके बाद आर्थिक विकास और आर्थिक समृद्धि दोनों में काफी अंतर होने के बावजूद दोनों एक दूसरे के पूरक हैं और एक के बिना दूसरा अधूरा है। कंक्लूजन की तरफ बढ़ रहा हूं मैं, ध्यान से समझना। यानी कि हमें यह पता चला कि आर्थिक विकास और आर्थिक समृद्धि दोनों में काफी अंतर है। हमें जिस तरह से अभी तक हमने, अगर हम बात करें, हमने अंतरों को जो है समझा और जाना, लेकिन कहीं ना कहीं अगर हम बात करें तो एक के बिना दूसरा अधूरा है। अगर हमें आर्थिक विकास पाना है, तो हमें आर्थिक समृद्धि भी लेनी पड़ेगी। और हमें अगर आर्थिक विकास पाना है तो हमारे पास आर्थिक समृद्धि भी होनी चाहिए। ये नहीं कि हम आर्थिक विकास करे जा रहे हैं लेकिन हमारी इकोनॉमी डाउन चली जा रही है, हम गुणवत्ता की तरफ ध्यान दे रहे हैं, मात्रा तो ध्यान नहीं दे रहे। आप समझे मेरी बात को? तो उसमें हमें कहीं ना कहीं दोनों का एक बैलेंस भी होना चाहिए कि आर्थिक समृद्धि भी हो, लेकिन साथ साथ हमारे देश के अंदर आर्थिक विकास भी होना चाहिए। विकासशील देशों को ज्यादा ध्यान जो होता है आर्थिक विकास की तरफ बढ़ता है,
विकासशील देशों का जो सबसे ज्यादा ध्यान होता है वो कहीं ना कहीं आर्थिक विकास की तरफ होता है, वहीं विकसित देशों का जो होता है वो सबसे ज्यादा आर्थिक समृद्धि, क्योंकि वो ऑलरेडी आर्थिक विकास कर चुके हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो जब आर्थिक विकास कर चुके हैं तो वो आर्थिक समृद्धि की तरफ बढ़ेंगे। लेकिन भारत क्या है, अभी जो है समानता की तरफ बढ़ा। इनकी फिलॉसफी ये है इंडिया की, अगर विकासशील देशों की, वो ये चाहते हैं कि पहले हम आर्थिक विकास को ले लें, आर्थिक विकास को पहले हम कर लें, फिर उसके बाद हम आर्थिक समृद्धि की तरफ बढ़ेंगे। वहीं पे अगर डेवलप कंट्री यूएसए की बात करें तो ये लोग ऑटोमेटिक अगर बात करें आर्थिक तौर पर काफी ज्यादा मजबूत हैं, तो इसलिए ये डायरेक्ट आर्थिक समृद्धि की तरफ बढ़ते हैं। इसलिए ये ये लोग हैं आर्थिक समृद्धि की तरफ ज्यादा बढ़ते हैं। समझे मेरी बात को? इस चीज को समझे नहीं समझे? तो ये चीज हमें समझने की जरूरत थी। फिर इसके बाद एक चीज और समझते हैं। हाँ, इसको समझने से पहले एक छोटा सा पॉइंट पहले यहाँ पे एक रह गया था हमारा, पहले इसको समझ लेते, क्योंकि ये इसका कनेक्टिंग एंगल था जो मैंने ऐड किया बाद में। अब इसको समझते हैं। आर्थिक समृद्धि और आर्थिक विकास के मापक भी कुछ अगर डिटेल में देखें तो हमें यह पता चलता है दोस्तों कि आर्थिक समृद्धि के जो मापक होते हैं वो कुछ इस तरह से होते हैं। 4 तरह के, ग्रोथ डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीडीपी, जीएनपी, एनडीपी, एनएनपी, एपी से। लेकिन आर्थिक विकास के मापक के अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स, जेंडर एम्पावरमेंट इंडेक्स, जेंडर वेंडिंग इंडेक्स, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी, टेक्नोलॉजी, ये सारा अचीवमेंट इंडेक्स, हैप्पी प्लेनेट इंडेक्स, इन सबको जो है बेसिकली इनसे नापा जाता है। यानी कि क्या सच में मानव जो है हमारा जो है सच में अगर बात करें तो विकासशील, मतलब अगर देखें तो सच में मतलब विकासशील की तरफ है या नहीं, यानी कि आर्थिक विकास है या नहीं है। तो उसी कंडीशन में यहाँ पे इन चीजों के सूचकांक का जो है बेसिकली लिया जाता है, मापन जो है इनसे किया जाता है, और यहाँ पर जो है समृद्धि को जो है यहाँ पे इससे नापा जाता है। यानी कि जो चीजें बढ़ रही हैं, घट रही है, बेसिकली इससे नापा जाता है। और यहाँ पे मानव विकास सूचकांक के साथ द्वारा जो है इससे जो है हमें देखें तो इससे नापा जाता है। समझ आया? यानी कि मापने के लिए अलग अलग विधियां होती हैं। यहाँ पे आर्थिक विकास के मापक को नापा जाता है जिसमें मानव विकास सूचकांक, लैंगिक विकास सूचकांक, लैंगिक शक्तिकरण मापन, लैंगिक खुशहाली सूचकांक, बहुआयामी गरीबी सूचकांक, तकनीकी उपलब्धता सूचकांक, वैश्विक खुशहाली सूचकांक के तौर पे जो हमें अगर बात करें तो हमें मापा जाता है। फिर इसके बाद दोस्तों हमारा आई थिंक एक टॉपिक जो रह जाता है वो रह जाता है अब थोड़ा सा देखो यहाँ पे बेसिकली मैं आपको बेसिक कंसेप्ट समझा रहा हूँ, क्योंकि क्वेश्चन जो एमसीक्यू बनेंगे वो बेसिकली हमारे इसी पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से जो हमें जो है देखने को अगर हम बात करें तो हमें जो बनेंगे। तो उस चीज को यहाँ पे आधार से समझते हैं कि मानव पूंजी निर्माण और मानव विकास में क्या फर्क है। क्योंकि आने वाले टाइम में सस्टेनेबल जब मैं समझाऊंगा आपको तो वहां पे इस चीज की बहुत जरूरत पड़ेगी। देखो, मानव पूंजी निर्माण का मतलब यह हुआ कि मानव पूंजी निर्माण से अर्थ जैसे हम भौतिक पूंजी भविष्य में उच्च लाभ, उच्च उत्पादकता और आय के रूप में पाने के लिए करते हैं, वैसे मानव पूंजी में निवेश करने से है। यानी कि फॉर एग्जांपल एक गवर्नमेंट ये चाहेगी कि उस देश के नागरिक जो हो मानव पूंजी बने, ना कि वो एक उस पर बोझ बने। मानव पूंजी का मतलब ये, तो इसलिए अगर उनको उत्पादकता ज़्यादा चाहिए तो वहाँ की एजुकेशन को फ्री करेगी या फिर एजुकेशन में इतनी गुणवत्ता लाएगी ताकि वहाँ के लोग पढ़े लिखे हो सके, मतलब कि स्किल कल्चर की तरफ आगे बढ़ें। अगर वो सिर्फ पढ़े लिखे नहीं होंगे तो वही उन के लिए बोझ बन जाएंगे। अगर वो स्किल्ड होंगे तो कोई साइंटिस्ट बनेगा, कोई डॉक्टर बनेगा, कोई इंजीनियर बनेगा, कोई बड़ी बड़ी फर्म्स में लॉ फॉर्म करेगा और कोई आईएएस भी बनेगा। तो उस कंडीशन में मानव पूंजी का निर्माण यहाँ पे होगा। अगर कि किसी चीज में भौतिक मतलब की उत्पादकता बढ़ाई जाए जिसमें आय के रूप में पाने के लिए, वैसे मानव पूंजी में निवेश किया जाना चाहिए। उसी के परिप्रेक्ष्य में मानव विकास मानव के समग्र विकास है जिसके उसके अस्तित्व का आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, आध्यात्मिक पहलू भी शामिल होता है। अब मैं एक एक वर्ड को समझाऊंगा कि मानव विकास में समग्र का विकास मतलब यह हुआ कि पूर्ण रूप से विकास होना चाहिए। यानी कि मानव विकास में अगर हम देखें तो पूर्ण रूप से जो है विकास यहाँ पे जो है होना चाहिए, जिसमें आपका राजनीतिक, जिसमें आर्थिक भी हो गया। आर्थिक विकास का मतलब कि उसके पास इतनी अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए कि ताकि वो अपना आर्थिक विकास भी कर सके। इसी के जैसे सामाजिक विकास मतलब कि उसको सामाजिक के तौर पे उसके सामाजिक हिंसा वाली भावना ना हो, उसका सामाजिक परिप्रेक्ष्य में भी जो उसका विकास किया जा सके। इसी के जैसे राजनीतिक विकास भी उसका होना चाहिए, उसके पास इकोनॉमिक मतलब पॉलिटिकल पावर भी, मतलब पॉलिटिकल विल भी होनी चाहिए, चुनाव दे सके और भी चीज सके, पार्टिसिपेट कर सके। तो इस तरह का विकास भी होना चाहिए। और आध्यात्मिक विकास का मतलब यह हुआ कि चीजों को बड़े लेवल पर सोच सके, अध्ययन कर सके, बड़े लेवल पे चीजों को समझ सके, चीजों को सोच सके। तो इसको हम जो है आध्यात्मिक पहलू के तौर पे भी हम जो चीजों को समझते हैं। फिर इसके बाद
मानव पूंजी शिक्षा, स्वास्थ्य को श्रम उत्पादकता बढ़ाने का एक साधन मानता है। जो मानव पूंजी है अगर बात करें तो इसमें कहीं ना कहीं अगर हम बोले तो शिक्षा स्वास्थ्य को श्रम उत्पादकता बढ़ाने का एक साधन मानता है। वहीं पर मानव विकास इस विचार पर आधारित है कि शिक्षा स्वास्थ्य मानव कल्याण के अभिन्न अंग है, क्योंकि ये मानव जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाते हैं। वो ये कहता है मानव पूंजी कि भाई इनमें निवेश करो, और एक तरह से साधन मानता है, साध्य नहीं है। लेकिन वो ये कहता है कि मानव विकास में अगर हम शिक्षा स्वास्थ्य करें तो इससे मानव कल्याण का अभिन्न अंग होगा, और इससे मानव की जीवन की गुणवत्ता में सुधार होगा। अगर एजुकेशन शिक्षा अगर फ्री हो जाएगी तो कहीं ना कहीं मानव का सबसे ज्यादा जो है यहाँ पे विकास होगा। समझे मेरी बात को? आगे बढ़ते हैं। मनुष्य, मानव पूंजी मनुष्य को एक साध्य का एक साधन समझती है। साध्य है उत्पादकता में वृद्धि। मतलब ये कहती है कि साध्य, देखो साधन होता है एक साध्य, साध्य माने अंतिम स्टेज, साधन माने उसके थ्रू बनना। तो साध्य ये कहता है कि मनुष्य जो है एक तरह से एक साधन है, और जो साध्य है वो उत्पादकता में वृद्धि करती है। यानी इसका जो मेन लक्ष्य है, जो मेन मोटिव है, वो उत्पादकता में जो वृद्धि करना है। लेकिन वहीं मानव विकास में मनुष्य को अपने आय में एक साध्य समझता है। यानी कि मानव विकास जो होता है मनुष्य को अपने आय में, यानी कि आय बढ़ाने में एक तरह से साधन, वो किसी भी तरह से जरूरी नहीं कि उत्पादन से ही वृद्धि हो। वो कहते हैं कि मनुष्य का अगर विकास कर दिया तो कहीं ना कहीं उसकी जिंदगी में आय का विकास जो सबसे ज्यादा होता रहेगा। फिर इसके बाद व्यापकता में मानव पूंजी एक संकीर्ण अवधारणा हमें समझ में आती है। जो मानव पूंजी है एक तरह से हमें संकीर्ण अवधारणा के तौर पर समझते, क्योंकि ये सिर्फ एक साधन के तौर पर चीजों को देखता है, ना कि साध्य के तौर पे। वहीं पर अगर मानव विकास देखें तो ये एक व्यापक अवधारणा जो हमें जो है अगर हम बात करें तो हमें निकल के आती है। आई होप आपको ये टॉपिक अगर हम बात करें तो समझ आ गया होगा दोस्तों अच्छे से। अब इसमें अगर हम बात करें तो क्विक रिकैप करेंगे। फिलहाल हमारी पीपीटी खत्म हो गई है, अब इसको फटाफट 10 मिनट के अंदर वाइंड अप करते हैं। कहाँ पे थे हम? कितना है, यहां से देखना होगी, ठीक है। और फटाफट 10 मिनट के अंदर हम वाइंड अप करेंगे, एक क्विक रिवीजन करेंगे, ताकि आपको चीजें जो बहुत अच्छे से रिवाइज हो जाए, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों मैंने पहली फिगर दिखाई, इसमें मैंने आपको ये दिखाने की कोशिश करी कि भाई जो विकास होता है जरूरी नहीं कि इस तरह का विकास हो कि जहाँ पे दो तरह से लोग कर रहे हो। हमें सबका विकास चाहिए, हमें इस लड़के का भी विकास चाहिए, यहाँ से हमने बात करी थी। दूसरे फिर हमने ये समझा कि आर्थिक विकास और आर्थिक समृद्धि, हमने ये चीज़ समझी कि 70 के दशक में ये अवधारणा का 70 के दशक तक यही समझा जाता था कि आर्थिक विकास और आर्थिक समृद्धि एक ही है। लेकिन बाद में इस अवधारणा में परिवर्तन हुआ और 1970 के बाद ये दोनों अवधारणाएं अलग अलग हुई। फिर इसके बाद हमने ये चीज़ को समझा कि एक मिनट, हाँ, ये हमने फिर ये समझा कि आर्थिक समृद्धि में बेसिकली अगर बात करें तो हमने यहाँ पे मात्रात्मक की तरफ ज़्यादा देखा, जहाँ पे जीडीपी जीएनपी इनमें अगर परिवर्तन होता है तो इसको हम आर्थिक समृद्धि के तौर पे जो समझते हैं। हमने ये भी समझा कि राष्ट्रीय उत्पादकता के आकार में परिवर्तन हो जाए तो इसको हम आर्थिक समृद्धि के तौर पर जो है समझा जाता है। फिर हमने ये भी देखा कि होने वाला मात्रात्मक परिवर्तन को ही सबसे ज़्यादा जो है इसको आर्थिक समृद्धि के तौर पर जो है समझा जाता है। फिर हमने ये देखा कि आर्थिक समृद्धि के कुछ उदाहरण भी हमने देखे, जिसमें हमने ये भी देखा कि जिसमें खदान का उत्पादन अगर हो तो मात्रा बढ़ जाती है, सड़क उत्पादन नेटवर्क हो तो उसमें आर्थिक समृद्धि हमें जो देखने को मिलती है। इसी जैसे हमने और एक और एग्जांपल देखा जिसमें भाई मूल्य का उत्पादन भी लगा दिया जाए, किसी समृद्धि के दौरान प्रति व्यक्ति आय में अगर वृद्धि हो जाए, तो ये सब चीज़ें जो होती थी वो कहीं ना कहीं मात्रात्मक जो प्रगति की तरफ जो हमें लेके चलती थी। फिर हमने ये देखा कि आर्थिक समृद्धि में दो रूप हमें देखने को मिले, जिसमें कुल उत्पादन में वृद्धि और प्रति व्यक्ति उत्पादन में वृद्धि भी जो हमें देखने को मिली। आर्थिक समृद्धि दर में दोस्तों हमने ये सोचा, दर का मतलब होता है परसेंटेज, दर में मतलब ये इसको मतलब कि जब सकल घरेलू उत्पाद में मतलब परिवर्तन की दर आर्थिक समृद्धि दर कहलाती है। यानी कि सकल यानी कि जीडीपी में परिवर्तन की जो दर होती है वो कहीं ना कहीं आर्थिक समृद्धि दर कहलाती है। आर्थिक समृद्धि दर को हम पिछले वर्ष की तुलना में वर्तमान यानी कि वर्ष के जीडीपी में परिवर्तन बटे में पिछले वर्ष का जीडीपी गुणा में 1001 से अगर हम कर देते हैं तो ये चीजें हो जाती हैं। हालांकि विकासशील देशों में आर्थिक समृद्धि दर को वास्तविक विकास में परिवर्तन करना अर्थव्यवस्था की सबसे बड़ी हमें जो आज के समय जो है समस्या हमें जो देखने को मिलती है। फिर इसके बाद हमने ये जाना कि आर्थिक वृद्धि की दर नापने के लिए वृद्धि में अंतर को प्रतिशत में करते हैं। हमने एक उदाहरण दिया जिसमें डेयरी का 200 रुपये हुआ, फिर उसका 210 हो गया, फिर हमें पता चला कि 5% जो इसमें आर्थिक समृद्धि हमें देखने को मिली। फिर इसके बाद आर्थिक समृद्धि को प्रभावित करने वाले हमने कारक को समझा, जिसमें कारक के अंदर हमने आर्थिक कारक को समझा
आर्थिक कारक में फिर हमने ये समझा कि प्राकृतिक संसाधन जिसके बाद जिस कंट्री के पास प्राकृतिक संसाधन अच्छे से दोहन होगा, यानी कि अच्छे से अगर वो कुशलता से उपयोग करेंगे तो वह देश आर्थिक समृद्धि की तरफ बढ़ेगा। वहीं पे अगर आर्थिक समृद्धि अगर ढंग से नहीं हुई, मतलब कि अगर कुशलता का उपयोग नहीं हुआ, तो वो जो देश है वो डाउन हो जाएगा। तो हमने इस चीज़ को हमने यहाँ पे समझा। पूंजी निर्माण में हमने ये चीज़ समझा कि अगर कोई मतलब कि कोई देश होता है वो पूंजी निर्माण करता है, बचत की तरफ ज़्यादा फोकस करता है, और कहीं ना कहीं अगर बात करें चीज़ों को बचत के थ्रू ही जब चीज़ें मशीन खरीदता है तो वो उसमें देश में फिर आय बढ़ती है। आय बढ़ती है तो कहीं ना कहीं देश का जो है आर्थिक जो समृद्धि होती है वो कहीं ना कहीं विकसित होती है। वहीं पे अगर पूंजी निर्माण नहीं हुआ, अगर लोग मतलब बचत नहीं कर रहे हैं और चीज़ें ज़्यादा उड़ा रहे हैं, तो उसमें फिर जो होगा पूंजी जो आर्थिक समृद्धि जो बिल्कुल भी नहीं होगी। फिर हमने ये समझा तकनीकी उन्नति में हमने ये समझा कि जिस देश के अंदर तकनीकी जितनी उन्नति होगी उतना ही देश जो का आर्थिक समृद्धि की तरफ बढ़ेगा। वहीं पे अगर आर्थिक समृद्धि में अगर तकनीकी उन्नति कम हुई, मतलब अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को अगर हम बात करें मिस किया, तो उसमें उसका जो नुकसान हो जाएगा। इसमें एग्जाम्पल हमने नोकिया का देखा था कि नोकिया एक समय जब इंडिया के अंदर छाया हुआ था, लेकिन उसने उन्नति तकनीकी नहीं करी, वो अपने जिद पे अड़ा रहा और विंडो के फ़ोन पे लगा रहा, और उसके कारण उसका बेड़ा गर्क हो गया। फिर एक मिनट हाँ, फिर उसके बाद हमने ये देखा, इसके एग्जाम्पल्स देखे हमने कि जैसे कि शक्ति के साधन के द्वारा चलाए गए कृषि के उपकरण देखे कि किस तरह से कृषि में वृद्धि हुई, जिसके कारण संयुक्त राज्य अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस, जापान और अन्य देशों उन्नति यहाँ पे हमें देखने को मिली। ये सारे के सारे तकनीकी थे। उद्यमशीलता में ये होता है कि मान के चलिए कि आपके पास सब कुछ है, पैसा है, लैंड है, लेबर है, लेकिन आप में मतलब उद्यमशीलता नहीं है, यानी कि आपको किसी बिजनेस को करने की मतलब कि लालसा नहीं है, आप रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, तो उसमें फिर आपको जो है घाटा होगा। अगर आप में लालसा है किसी चीज़ को करने की, आप रिस्क लेना चाहते हैं, तो उसमें आपकी उद्यमशीलता बढ़ेगी, तो कहीं ना कहीं आपकी समृद्धि भी कहीं ना कहीं ज़्यादा मतलब बढ़ेगी। फिर इसमें हमने ये देखा मानव संसाधन का विकास भी होना बहुत ज़्यादा जरूरी है, जिसमें हमें कहीं ना कहीं मानव पूंजी की तरफ हमें निवेश करना चाहिए, ताकि हमें स्वास्थ्य शिक्षा की तरफ ज़्यादा विकास हम जो है फोकस कर सकें, और कहीं ना कहीं हमारा जो मानव संसाधन विकास सबसे ज़्यादा जो यहाँ पे हो सके। फिर हमने ये देखा जनसंख्या में वृद्धि एक पॉजिटिव साइन होता है, लेकिन ज़्यादा से अधिक जनसंख्या हो गई तो कहीं ना कहीं इस चीज़ के लिए घाटा होता है। तो जनसंख्या वृद्धि भी अगर सिस्टमेटिक वे में बढ़ रही है तो अच्छी बात है, लेकिन अगर जनसंख्या में विस्फोट हो जाए, विस्फोट का मतलब यहाँ पे वो वाला विस्फोट नहीं, मतलब जनसंख्या मतलब ये कि अगर मान लो 1% 2% बढ़े, सडनली 10% हो जाए, तो उसको हम विस्फोट बोलेंगे। तो जनसंख्या ज़्यादा अगर बड़ी होगी तो उससे कहीं ना कहीं देश को घाटा होगा, क्योंकि हमारे किसी भी देश के आर्थिक संसाधन सीमित होते हैं, वो ज़्यादा आर्थिक संसाधन किसी देश में नहीं होते हैं। तो आर्थिक संसाधन सीमित होने के कारण जब पॉपुलेशन ग्रोथ होगी तो कहीं ना कहीं आर्थिक दबाव जो है क्या नाम है लोगों पर पड़ेगा, तो इसमें जो उनकी चेन की समस्या है वो कहीं ना कहीं जो दुर्लभ होगी। फिर हमें ये पता चलता है। फिर नेक्स्ट में हमने देखा सामाजिक लागतों निर्धारण में सामाजिक लागतों का प्रावधान होता है, जैसे स्कूल, कॉलेज, तकनीकी संस्था, चिकित्सा महाविद्यालय, अस्पताल, सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाएं जो इसमें हमें बेसिकली जो देखने को मिलती हैं। फिर गैर आर्थिक कारक के अंदर हमने ये चीज़ों को देखा कि राजनीतिक कारक के अंदर हमने ये देखा कि जो देश जितना ज़्यादा सशक्त होता है, जितना ज़्यादा कुशल होता है, जितना ज़्यादा ईमानदार होता है, वहाँ पर आर्थिक समृद्धि आएगी। वहीं जितना ज़्यादा भ्रष्टाचार होगा वो देश जो उतना ज़्यादा पिछड़ा चला जाएगा। फिर हमने ये देखा कि सामाजिक मनोवैज्ञानिक कारक भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, कि जिसके अंदर शिक्षा का मतलब कि विस्तार हो, तो और मनोवैज्ञानिक यानी कि इनोवेशन की तरफ अगर ज़्यादा बढ़ें तो उसमें जो है मतलब कि एक तरह से इनोवेशन लाएं, तो उसमें कहीं ना कहीं आर्थिक समृद्धि हमें देखने को मिलेगी। वहीं पे हमारे जो रीति रिवाज होते हैं कहीं ना कहीं इसमें आगे बाधा डालते हैं, क्योंकि हम लोग अपने कस्टम ट्रेडिशन से जो है काफ़ी ज़्यादा अभी भी छूटे नहीं हैं, और कहीं ना कहीं हम रीति रिवाज को भी अपने जो है बनाए रखना चाहते हैं, जिसके कारण अगर बात करें तो बहुत ज़्यादा दिक्कतें हमें जो है देखने को मिलती है, और आर्थिक समृद्धि जो है इसमें बिल्कुल भी नहीं होगा। फिर इसके बाद दोस्तों देखिए शिक्षा को लेकर आज के समय एक साधन माना गया है कि शिक्षा में जितना ज़्यादा निवेश करेंगे उतना ज़्यादा किसी भी देश में आर्थिक प्रगति होगी। तो शिक्षा को जितना ज़्यादा हम महत्व देंगे उतना ज़्यादा कहीं ना कहीं मानव संसाधन विकास का सबसे ज़्यादा उपयोग होगा, जिसके कारण आर्थिक समृद्धि सबसे ज़्यादा हमें देखने को मिलेगी। फिर इसके बाद हमने भौतिक सुधार की इच्छा में रखा, जहाँ पे इच्छा शक्ति का होना भी बहुत ज़्यादा जरूरी होता है, एक पावर का होना भी बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। अगर लोग ये बोले कि सब अल्लाह की देन है, सब या भगवान की देन है, वाहेगुरु की देन है, या फिर अगर बात करें तो स्वयं स्वीकार भाग्य पे विश्वास रखते हैं, या फिर हम सिर्फ भाग्य पे विश्वास करते हैं, हम कर्म पे विश्वास नहीं करते हैं, तो इससे कुछ नहीं होगा, इससे आर्थिक समृद्धि नहीं आएगी, उतना देश जो है खड्डे में चला जाएगा। फिर इसके बाद हमने ये देखा कि आर्थिक समृद्धि के मापक को देखा कि 4 तरह के मापक होते हैं, जिसमें जीडीपी, जीएनपी, एनडीपी, पीसीआई यानी कि प्रति व्यक्ति आय। हमने इस चीज़ों को जो फटाफट हमने देखा। फिर आर्थिक समृद्धि के संदर्भ में हमने यूएनडीपी की अगर दृष्टिकोण को भी देखा, 4 तरह के दृष्टिकोण को देखा, जिसमें रूथलेस ग्रोथ, वाइसलेस ग्रोथ, फ्यूचरलेस ग्रोथ और रूथलेस ग्रोथ देखा। जिसमें रूथलेस में आय और संपत्ति के वितरण में विषमता बढ़ती है, इसमें समाज के दावे तथा पिछड़े वर्गों की स्थिति जो स्वरहीनता की ओर हो जाती है।
और फ्यूचरलेस में जिसमें पर्यावरण को ताक पर रख के जब समृद्धि लाने की कोशिश करते हैं, और इसमें स्वास्थ्य और सामाजिक परंपराओं जब बाधाएं, मतलब जब सामाजिक परंपरा होती है जो उनको ताक पे रख के जब हम विकास करते हैं, यानी कि अपनी परंपरा जो आयुर्वेदा का जो मैंने एग्जांपल दिया था आपको कि आयुर्वेदा को पीछे कर दिया और जो आज के समय जो जेनेटिक मेडिसिन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, तो ये चीज़ें जो है सही नहीं मानता है यूएनडीपी। फिर हमने समृद्धि से जुड़े कुछ शब्द देखे, जिसमें समृद्धि की दर में कमी, स्लो डाउन में ये हो गया कि जब लगातार अगर बात करें अर्थव्यवस्था में जीडीपी के बढ़ने की दर में धीमी हो जाती है लेकिन वृद्धि सकारात्मक ही बनी रहे, तब उस स्थिति को विकास दर में कमी कहते हैं। फिर इसके बाद हमने संकुचन को देखा, जब किसी वर्ष की किसी तिमाही में समृद्धि दर नकारात्मक हो जाती है, मतलब कि 3 तिमाही में जब नकारात्मक हो जाती है तो उसे संकुचन कहते हैं। इस स्थिति में जीडीपी वृद्धि जो होती है उसमें कम हो जाती है। मंदी में जब लगातार 2 बार तिमाही अगर हो जाए तो उसको जो है अगर बात करें मतलब मंदी कहते हैं। अब साथ में ये होता है कि मंदी भी चलती है और साथ में कहीं ना कहीं यहाँ पे प्राइस जो है यहाँ पे गिरने भी लग जाते हैं, और सबसे गंभीर स्थिति यही मानी जाती है। वित्त बाजारों का भारी यहाँ मात्रा में जो गिरना जो होता है बेसिकली तीव्रमंदी कहलाता है। फिर हमने ग्राफ देखा जिसमें आपको पता है बिजनेस इकोनॉमिक साइकिल कुछ इस तरह से चलती है, जिसमें एक्सपेंशन भी होता है, पीक भी आता है, ट्रफ भी होता है, कंस्ट्रक्शन भी होता है, एक्सपेंशन भी हमें जो देखने को मिलता है। फिर इसके बाद दोस्तों हम गए आर्थिक विकास की परिभाषा के ऊपर। हमें आर्थिक विकास में ये पता चला कि मात्रात्मक के साथ कहीं ना कहीं गुणात्मक की परिभाषा भी यहाँ पे जोड़ी गई कि अब जो है मात्रात्मक के साथ साथ जो हमें गुणात्मक की परिभाषा भी है, मतलब गुणात्मक की तरफ भी हमें ज़्यादा फोकस करना चाहिए, जिसमें सामाजिक पहलू, सांस्कृतिक पहलुओं, आर्थिक विकास, इन सब चीज़ों पर जो है अगर बात करें तो बेसिकली जो बात करी गई। इसमें इन्होंने ये वर्ग का प्रमुख लक्ष्य यही था कि कुपोषण, बीमारी, निरक्षरता और बेरोजगारी को जो बेसिकली सबसे ज़्यादा जो है खत्म ज़्यादा से ज़्यादा जो बेसिकली करना था। फिर हमने ये देखा कि आर्थिक समृद्धि जो एक संकुचित अवधारणा है वही आर्थिक विकास उससे बड़ी धारणा है। फिर हमने ये देखा कि मानव विकास उससे बड़ी धारणा और कहीं ना कहीं सतत विकास जो उससे बड़ी एक धारणा में जो है बेसिकली देखने को मिलती है। फिर हमने ये देखा कि आर्थिक विकास के कारक भी देखे, जिसमें आर्थिक घटक के तौर पर पूंजी निर्माण का होना, प्राकृतिक संसाधन का भी मतलब इष्टतम उपयोग करना, आर्थिक प्रणाली का ढंग से होना, वित्तीय स्थिरता होना, विदेशी व्यापार का अच्छे तरीके से होना, विकासात्मक नियोजन का होना। अनार्थिक घटक के अंदर हमने मानव संसाधन, सामाजिक प्रणाली, राजनीतिक घटक, न्यायपूर्ण सामाजिक संगठन और विकास के आकांक्षा की तरफ हमने देखने की कोशिश करी। फिर हमने इन चीज़ों को हमने जो डिफरेंशिएट किया, जिसको हमने यहाँ पे परिभाषा के तौर में देखा कि वास्तविक वृद्धि को ही आर्थिक समृद्धि के तौर पर देखते हैं। यहाँ पर सामाजिक और आर्थिक ढांचे परिवर्तनशील परिवर्तन लाना और संस्थागत परिवर्तन लाना, तो इसको हम आर्थिक विकास के तौर पर जाना जाता है। आर्थिक समृद्धि का संबंध सकल घरेलू उत्पाद के किसी घटक जैसे उपभोग, सरकारी व्यय, निवेश और निर्यात में जो उत्तरोत्तर वृद्धि से होता है। वहीं विकास का संबंध मानव पूंजी में वृद्धि, असमानता में अंकों में कमी और संरचनात्मक परिवर्तन होता है, परिवर्तन से होता है, जिनसे जनसंख्या में जीवन की गुणवत्ता में सुधार होता है। वहीं माप के देखें तो ये बताता हूँ मापते हैं, जैसे कि आपका जीडीपी हो गया, जीएनपी हो गया, लेकिन ये कहीं ना कहीं जो गुणात्मक मापता है जिसमें साक्षरता दर या फिर मानव सूचकांक को जो है देखा जाता है। आर्थिक समृद्धि अर्थव्यवस्था में मात्रात्मक परिवर्तन लाती है, वहीं ये कहीं ना कहीं मात्रात्मक के साथ साथ कहीं ना कहीं गुणात्मक परिवर्तन भी जो बेसिकली लेके आती है। वहीं पे आर्थिक समृद्धि राष्ट्रीय आय अथवा प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि का प्रतिबंध होता है। ये कहीं ना कहीं बात करें जीवन की गुणवत्ता जो बेसिकली जो प्रतिबंध होता है। फिर इसके बाद हमने जो चीज़ें देखी वो देखी आर्थिक समृद्धि के माप देखे, जिसमें हमने 4 तरह से माप को देखा, और इसमें कहीं ना कहीं मानव विकास सूचकांक, लैंगिक विकास सूचकांक, लैंगिक सशक्तिकरण मापन, साथ में लैंगिक खुशहाली सूचकांक, बहुआयामी गरीबी सूचकांक, तकनीकी आपकी उपलब्धि सूचकांक और वैश्विक खुशहाली सूचकांक को हमने देखा था। फिर हम बैक टू द डेफिनेशन पे गए। हमें ये पता चला कि आर्थिक विकास का संबंध विकासशील देशों से माना जाता है, वहीं आर्थिक समृद्धि का संबंध जो होता है विकसित देशों से जो बेसिकली होता है। फिर हमने ये भी देखा कि आर्थिक समृद्धि एक व्यक्ति विशेष के विकास या किसी एक इकाई के विकास की बात की जाती है, जबकि आर्थिक विकास में संपूर्ण देश समाज के विकास की बात यहाँ पे जो है करी जाती है। वहीं हमने एक और देखा कि यदि कोई देश आर्थिक रूप से विकसित है, यह कहा जा सकता है कि वह आर्थिक रूप से समृद्ध भी है, परंतु हमने ये नहीं कहा जा सकता कि यह कोई देश आर्थिक रूप से समृद्ध हो तो वह जो है आर्थिक रूप से विकसित भी होगा। फिर हमने यहाँ पे एग्जांपल लिया खाड़ी देश का, कि खाड़ी देश में हालांकि प्रति व्यक्ति काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, काफ़ी ज़्यादा अधिक है, लेकिन आज भी यहाँ पे महिलाएं जो हैं इनको जो अधिकार जो है अगर बात करें फंडामेंटल राइट्स की कहीं ना कहीं जो है कमी हमें देखने को मिलती है। फिर हमें ये भी देखा कि आर्थिक विकास और आर्थिक समृद्धि दोनों ही एक काफ़ी अंतर है, लेकिन कहीं ना कहीं एक दूसरे के पूरक है और एक दूसरे के बिना दूसरा कहीं ना कहीं अधूरा है। वहीं हमने ये भी देखा कि विकासशील देशों को ज़्यादा ध्यान जो अपने देशों में आर्थिक विकास को बढ़ावा देने पर होता है, वहीं दूसरी ओर विकसित देश जो होता है आर्थिक समृद्धि पर ज़्यादा ध्यान जो है बेसिकली बिल्कुल देते हैं। फिर हमने यहाँ पे ये देखा कि मानव पूंजी निर्माण और मानव विकास के अंदर डिफरेंशिएट देखा, जिसमें मानव पूंजी निर्माण में ये होता है कि हम किसी एक चीज़ को उत्पादकता की तौर से देखते हैं। वहीं पे हमने यहाँ पे देखा समग्र विकास की सबसे ज़्यादा जो देखा जाता है, जिसमें अगर बात करें आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, आध्यात्मिक पहलू को देखा जाता है। वहीं पे अगर मानव पूंजी की बात करें शिक्षा, स्वास्थ्य को उत्पादकता बढ़ाने का साधन मानती है। वहीं पे ये अगर बात करें तो एक तरह से कल्याणकारी के अभिन्न अंग मांगती है और कहीं ना कहीं पूरा का पूरा गुणवत्ता की तरफ इसको सबसे ज़्यादा जो फोकस किया जाता है।
मानव पूंजी मनुष्य का एक साध्य का साधन समझती है, वही साध्य उत्पादकता में वृद्धि होती है, वही मानव विकास जो है मनुष्य को अपने आय में एक साध्य समझता है। व्यापकता की तरफ देखें तो मानव पूंजी एक तरह से संकीर्ण अवधारणा देखने को मिलती है, वही मानव विकास जो अगर बात करें तो एक हमें तरफ से एक व्यापक